अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 10 है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एनालिटिक फंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम मजीद एनालिटिक फंक्शंस को चेक करने के कुछ मेथड्स इस लेक्चर में सीखेंगे और एनालिटिसिटी की कंडीशन जो है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन सिर्फ पढ़ी थी कि अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आज हम मजीद आगे बढ़ते हैं और उसकी सफिशिएंट कंडीशन जो है उसको भी स्टडी करते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है necessary and sufficient condition for analytic function. Necessary and sufficient condition that a function w is equal to f of z whose real part is u and imaginary part is v is said to be analytic in a domain D is that उसकी necessary और sufficient condition ये है कि ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स हैं u और v, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स, चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स, मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू x भी और u का विद रिस्पेक्ट टू y भी, ये एग्जिस्ट करते हो। और इसी तरह v का विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों भी एग्जिस्ट करते हो। और ये चारों डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस भी हों उस डोमेन D के अंदर। दूसरी कंडीशन ये है कि u और v ये CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करते हो D के तमाम पॉइंट्स पर। ठीक है, और की है तो उन्हें भाव पहले आके 60 कर दे। जी, तो यहाँ पर ये इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं कि अगर वो एनालिटिक होगा तो ये दोनों बातें फुलफिल करेगा कि चारों डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करेंगे और वो कंटिन्यूअस भी होंगे और सीआर इक्वेशंस भी सेटिस्फाई होंगी। तो अगर ये चारों डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, कंटिन्यूअस हो और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करे, तो फिर वो फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक होगा। और अगर एनालिटिक हो तो फिर ये दोनों बातें पूरी होंगी। ये तो आपके पास कंडीशन थी एनालिटिसिटी के लिए। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन आपके पास है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी वही कंडीशंस हैं। यहां पर आपको एक डोमेन डी दी हुई है, इस डोमेन के ऊपर ही डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, इस डोमेन के ऊपर ही वो कंटिन्यूअस हो, इस डोमेन के ऊपर ही सीआर इक्वेशंस सेटिस्फाई करें। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डोमेन पर चेक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो उस पॉइंट z के ऊपर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें और z के ऊपर और उसके नेबरहुड में वो कंटिन्यूअस हो और उसी पॉइंट z के ऊपर सीआर इक्वेशंस सेटिस्फाई करें, तो फिर वो फंक्शन उस पॉइंट z के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहले सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शंस के लिए हैं सारे थ्योरम्स। हम सपोज कर लेते हैं कि w इज इक्वल टू f ऑफ z हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है किसी भी डोमेन D के अंदर। इन अ डोमेन D यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि ये एनालिटिक है डोमेन D के अंदर। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो उस डोमेन D में, तो फिर ये फंक्शन जो होगा ये कांस्टेंट होगा। ये रियल वैल्यूड फंक्शन में भी ये बात होल्ड करती है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो f ऑफ x आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाता है, क्योंकि
डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि अगर वो एनालिटिक और डोमेन डी के अंदर और उसका डेरिवेटिव 0 हो तो फिर वो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है। सेकंड थ्योरम है कि एफ ऑफ जी की मॉडुलस वैल्यू कांस्टेंट है डी में, तो फिर भी फंक्शन कांस्टेंट होगा। तीसरी बात यह है कि इफ एनी u एंड v इज कांस्टेंट, मतलब रियल पार्ट कांस्टेंट हो या इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट हो, उस सूरत में भी f ऑफ z जो है वो कांस्टेंट ही होगा। शर्त क्या है कि एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक होना चाहिए तो इसका मतलब कोई एक पार्ट भी आपके पास कांस्टेंट आ जाए, दूसरे को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, फिर ही वो एनालिटिक फंक्शन होगा। ये क्वेश्चन या थ्योरम इस दफा पीपीएससी के पेपर में भी पूछा गया था। इसी तरह अगर आप u और v का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये कांस्टेंट है, उस सूरत में भी फंक्शन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। अगर u और v दोनों रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स लाई ऑन अ सर्कल, अगर ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि f ऑफ z जो है फिर भी कांस्टेंट ही होगा। इसी तरह अगर u एंड v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, अभी हमने ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में भी पढ़ेगे। बहरहाल ये थ्योरम क्योंकि कांस्टेंट के लिए था तो यहाँ पर मैंने ये थ्योरम भी ऐड कर दी है। अगर u और v हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हो उस सूरत में भी f ऑफ z कांस्टेंट होगा। अगर f ऑफ z और उसका कॉन्जुगेट f ऑफ z का, ये दोनों अगर एनालिटिक हो तो भी फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स, इनको याद रखें। नेक्स्ट कुछ और थ्योरम्स भी हैं। सपोज कर रहे हैं कि f ऑफ z इज एनालिटिक, f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन है, तो उसके डेरिवेटिव का जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर के इक्वल हो सकती है या फिर uy स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के इक्वल हो सकती है। इसी तरह सेकंड थ्योरम है f ऑफ z इज एन एनालिटिक फंक्शन जिसका रियल पार्ट u है, इमेजिनरी पार्ट v है। तो g ऑफ z एक ऐसा फंक्शन है कि जो f का रियल पार्ट था उसको मैंने यहां पर इमेजिनरी पार्ट बना दिया, और जो f में इमेजिनरी पार्ट था वो यहां पर मैंने रियल पार्ट बना दिया। तो ये जो फंक्शन होगा, अगर f आपके पास एनालिटिक है तो लाजमी नहीं कि इस तरह से बनने वाला फंक्शन भी एनालिटिक हो, ये लाजमी नहीं है। तो अगर ये मे नॉट भी एनालिटिक है तो ये इसका मतलब है कि जनरली ये ट्रू नहीं है। तो कुछ ऐसे केसेस हैं कि जहां पर ये ट्रू हो सकता है। तो नेक्स्ट जो थर्ड थ्योरम है वो इसी के बारे में बता रहा है कि अगर एक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट u है, इमेजिनरी पार्ट v है, और ये फंक्शन एनालिटिक है, तो इस तरह जो फंक्शन बनेगा रियल को इमेजिनरी पार्ट बनाने से और इमेजिनरी को रियल पार्ट बनाने से, ये फंक्शन भी एनालिटिक होगा। कब होगा? जब f ऑफ z और g ऑफ z ये दोनों ही कांस्टेंट फंक्शन होंगे। ठीक है, अगर आप एक फंक्शन लेते हैं और वो एनालिटिक फंक्शन है तो उससे आप नया फंक्शन बना लेते हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट को रियल बना देते हैं और रियल को इमेजिनरी बना देते हैं, तो फिर वो नया हासिल होने वाला फंक्शन भी एनालिटिक होगा अगर वो f ऑफ z जो है वो कांस्टेंट हो। और अगर f ऑफ z कांस्टेंट होगा तो जाहिर बात है g ऑफ z खुद ब खुद ही कांस्टेंट हो जाएगा। जी f of z is analytic in a domain D और mod f of z is constant in D, तो इस सूरत में भी f of z constant होगा थ्रू आउट द डोमेन। ये हम ऑलरेडी भी इसको देख चुके हैं। बहरहाल ये भी कांस्टेंट से रिलेटेड था तो ये इसका मतलब है दोबारा यहाँ पर लिखा गया।
जी यहां पर एक एग्जांपल है, एक फंक्शन एफ ऑफ जी दिया हुआ है जिसकी वैल्यू z इज इक्वल टू 0 पर तो 0 है, जबकि z नॉट इक्वल टू 0 पर ये z रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय z रेज टू पावर 5 की मॉडुलस वैल्यू है। आपने बताना ये है कि CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। क्या CR इक्वेशंस ओरिजिन पर सेटिस्फाई करती हैं? f of z is differentiable at origin, क्या ये ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है? f of z is analytic at origin, क्या ये ओरिजिन के ऊपर एनालिटिक है? तो अब इसमें CR इक्वेशंस को आप चेक कर लें कि ये सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। तो इसको आपने वेरीफाई खुद कर लेना है। इसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑप्शन ही जस्ट ट्रू है कि इसमें CR इक्वेशंस तो सेटिस्फाई करती हैं ओरिजिन के ऊपर, लेकिन ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है और ये एनालिटिक भी नहीं है। इसको आप वेरीफाई खुद करेंगे। इसी तरह एक और रिजल्ट है यहाँ पर, f of z is equal to x square plus iota y square, which of the following is not true। वो कहता है कि ये लाइन है जिसका आर्गुमेंट पाई बाय 4 है। इसका मतलब है कि ऐसी लाइन जो होती है ये थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। इस तरह की ये लाइन होती है, इसका आर्गुमेंट ये जो इसका एंगल है ये इसका पाई बाय 4 होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर CR इक्वेशंस सेटिस्फाइड होती हैं, इस लाइन के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है और इस लाइन पर ये एनालिटिक है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो अब देखें इस फंक्शन में जो रियल पार्ट है u वो आपके पास है x स्क्वायर, और इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट जो है v वो आपके पास है y स्क्वायर। अब यहां से अगर आप पार्शियल u ओवर पार्शियल x निकालना चाहते हैं तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x आपके पास निकल आएगा 2x के इक्वल आ जाएगा। और अगर आप पार्शियल u ओवर पार्शियल y निकालते हैं तो पार्शियल u ओवर पार्शियल y आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि u में कोई भी रकम y को कंटेन नहीं करती। इसी तरह अगर आप पार्शियल v ओवर पार्शियल x निकालते हैं तो पार्शियल v ओवर पार्शियल x आपके पास 0 आ जाता है, और अगर आप पार्शियल v ओवर पार्शियल y निकाल लेते हैं तो वो आपके पास 2y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि आपके पास जो सेकंड इक्वेशन थी ना, पार्शियल u ओवर पार्शियल y, पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ठीक है, तो ये खुद ब खुद सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि आप देख लें ये दोनों डेरिवेटिव्स 0 हैं, तो 0 होने की वजह से ये एक दूसरे को खुद ब खुद ही ट्रिवियली सेटिस्फाइड हो गई। लेकिन जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें पार्शियल u का डेरिवेटिव x के लिहाज से वो इक्वल होता है v का डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो ux आपने ऊपर निकाला हुआ है 2x निकल आता है, और नीचे vy जो है वो भी आपने निकाला हुआ है वो 2y निकल आता है। तो 2 को 2 से कैंसिल आउट करने से आपको इक्वेशन मिली जी y इज इक्वल टू x। अब ये ऐसी इक्वेशन है जिसका आर्गुमेंट जो है वो 45 है। कैसे पता चला? इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, ये जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो इसका स्लोप 1 निकल आएगा। स्लोप 1 निकलने का मतलब है कि एंगल जो है वो 45 होगा। जी फर्स्ट जो इसकी ऑप्शन है वो तो ट्रू हो गई कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड आउट कर लें,
तो वो जो डेरिवेटिव होगा वो इस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये अब आप खुद वेरीफाई कर ले इसको थोड़ा सा। जीरो पर आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं कि ये वाली डेफिनेशन जो है ये आप अप्लाई कर दे। एफ प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट्स जी, क्या लिखेंगे, लिमिट जी अप्रोचेस टू जीरो, और ऊपर आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जी और माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे z माइनस जीरो। अब ये एफ ऑफ जीरो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि x की जगह जब जीरो रखेंगे यहाँ पे फंक्शन में और y की जगह जीरो रखेंगे तो ये भी आपके पास जीरो आ जाएगा। तो ये लिमिट कुछ यूं बन जाएगी, लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो और एफ ऑफ z आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। अब आप दो डिफरेंट पाथ्स चूज करें और उन पाथ्स के अलोंग इस लिमिट को चेक कर लेंगे, तो उनमें ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता वो एनालिटिक नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब है जस्ट इसकी फर्स्ट जो ऑप्शन है वही ट्रू होगी। जी नेक्स्ट एक वेरी इंटरेस्टिंग और यूजफुल थ्योरम है एनालिटिसिटी चेक करने के वास्ते। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ जी टू बी एनालिटिक is that it is a function of z alone, कि f of z सिर्फ और सिर्फ z का फंक्शन होना चाहिए। it does not involve z conjugates, मतलब यह है कि जब f of z जो होगा ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है z के ऊपर, तो अगर मैं z कंजुगेट के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लूंगा तो इसमें z कंजुगेट चूंकि इन्वॉल्व ही नहीं करता, इसीलिए ये इसका कंजुगेट का डेरिवेटिव कंजुगेट के लिहाज से जीरो निकल आएगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी यूजफुल है कि उसका अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू z कंजुगेट तो वो जीरो आ जाना चाहिए, उस सूरत में वो एनालिटिक होगा। मतलब उसके अंदर अगर z कंजुगेट इन्वॉल्व हो गया है तो वो कभी भी एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। और ये अभी अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक थ्योरम की स्टेटमेंट बताई थी कि अगर f ऑफ z जो है ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, वो हमेशा एंटायर फंक्शन होता है। एंटायर का मतलब ये होता है कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर वो एनालिटिक फंक्शन होता है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एनालिटिक होता है हर पॉइंट के ऊपर, हर जगह पर। अब इंटरव्यू में भी मुझसे ये सवाल पूछा था कि एंटायर फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया जी जो पूरे प्लेन के ऊपर एनालिटिक होता है। तो अब उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि उसकी एग्जांपल, तो मैंने यही बात की कि पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं ये एंटायर फंक्शन होते हैं। तो आगे से उन्होंने सवाल पूछा कि अगर उसमें z कंजुगेट इन्वॉल्व हो जाता है, तो मैंने बता दिया कि z कंजुगेट इन्वॉल्व हो गया चाहे वो पॉलिनोमियल फंक्शन भी है फिर भी वो एनालिटिक नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है z कंजुगेट की इन्वॉल्वमेंट। अगर आप देखें अभी प्रीवियस लेक्चर में भी हम ये एग्जांपल 2-3 दफा कर चुके हैं कि f ऑफ z जो होता है इसको हम लिख सकते हैं, ये मिसाल के तौर पर आपको z मॉड स्क्वायर दिया हुआ है, अब इसको आप ओपन करके लिखें तो ये z कंजुगेट इनटू z मॉड आता है। अब इसमें z कंजुगेट इन्वॉल्व है तो ये कभी भी एनालिटिक फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये नेवर विल बी एनालिटिक फंक्शन क्योंकि इसमें z कंजुगेट इन्वॉल्व है, और इसको तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर भी चुके हैं कि ये एनालिटिक नहीं होता। इसी तरह अगर आप f ऑफ z मॉड ले लेते हैं, f ऑफ z मॉड,
तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, जी मॉड का स्क्वायर भी ले ले और साथ में आप स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। तो अब मजीद आप इसको लिख सकते हैं कि ये जी कॉन्जुगेट भी है और जी भी इसके अंदर है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसके अंदर भी जी कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो गया तो ये भी आपके पास एनालिटिक नहीं हो सकता। एक और मिसाल आगे यहां पर दी हुई है मैंने, इस फंक्शन को आपने चेक करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है विदाउट वेरीफाइंग सीआर इक्वेशंस। सीआर इक्वेशन हम इस पे नहीं अप्लाई करना चाहते, सीआर इक्वेशंस को अप्लाई किए बगैर आप इसको नॉन एनालिटिक साबित करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि y को लिखा जा सकता है z माइनस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा और x को हम राइट कर सकते हैं z प्लस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट निकल आता है आयोटा जी कॉन्जुगेट। तो इस फंक्शन में चूंकि z कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो गया, इस वजह से ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। नीचे एक और मिसाल दी हुई है कि साइन x माइनस आयोटा y। तो अब साइन जो x माइनस आयोटा y है, इसको आप राइट कर सकते हैं साइन z कॉन्जुगेट। ठीक है, साइन z कॉन्जुगेट। तो इसमें z कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो गया, ये फंक्शन भी एनालिटिक नहीं हो सकता। तो ये आपके पास एक क्विक वे है, इस तरीके से आप फौरन से ये बता सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो है वो एनालिटिक है या नहीं। तो जब भी उसमें z कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो जाए, समझ जाओ कि वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जी यहां तक हमारा एनालिटिक वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में, इन 2 लेक्चर्स में हमने एनालिटिक फंक्शंस को मुकम्मल कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे और हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं उनको फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आप